कक्षा 12th के बच्चों, हमारा जो 3D चैप्टर चल रहा था उसमें लास्ट एक्सरसाइज रह रही थी हमारी, हालांकि विविध प्रश्नावली। तो बेटा विविध प्रश्नावली से पहले 2 टॉपिक रह रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा कि मैं नया टॉपिक तुम्हारे लिए शुरू करूं। उसको जब टेस्ट आएगा ना नज़दीक तब करा देंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक बार तुम भी उसका रिविजन करो, क्योंकि बच्चों ने उसमें बहुत ही काम छोड़ा। तो बेटा आज बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप नया काम शुरू करो, उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना। तो बेटे ये है हमारे पास रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटे लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, पहले आप इसको समझें। सब बच्चे इसके लिए पेंसिल ले लें, स्केल और रबर वगैरह, और ग्राफ कॉपी ले लें बड़ी ही, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। तो बेटा रैखिक प्रोग्रामिंग में होता क्या है, कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए प्रोग्राम बनाना। उस जैसी समस्या क्या है, एक फर्नीचर व्यापारी 2 वस्तुओं जैसे मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करना चाहता है। भाई एक फर्नीचर व्यापारी अपनी एक दुकान खोलना चाहता है जिसमें वो मेज और कुर्सियां बेचने का व्यापार करेगा। निवेश के लिए उसके पास 50,000 रुपए। भाई दुकान खोलने के लिए सबको पता है पहले पैसे भी खर्च होते हैं, तो उसके पास जो पैसे हैं कितने, 50,000 रुपए, और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान है। और भाई जो दुकान है उसके पास, उसमें 60 ही कंटेंट आ सकते हैं। अब वो 60 की 60 कुर्सी रख ले, चेयर रख ले, 30-30 रख ले, 20-40 रख ले, 15-35 रख ले, मतलब वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो बेटा 2 समस्याएं आ गई तुम्हारे सामने। एक तो क्या समस्या है कि उसके पास काम शुरू करने के लिए 50,000 रुपए है। दूसरी समस्या क्या है, दुकान में उसके पास 60 वस्तुओं के अलावा ज्यादा जगह नहीं है। अब तीसरी समस्या सुनो, एक मेज पर 2500 रुपए और एक कुर्सी पर 500 रुपए की लागत आती है। लागत का मतलब जब खरीदने के लिए चला तो मेज खरीदने में कितने जा रहे हैं भाई, 2500 रुपए, और उस कुर्सी खरीदने में कितने जा रहे हैं, 500 रुपए। तीसरी समस्या आ गई। अब चौथी सुनो, वह अनुमान लगाता है कि एक मेज को बेचकर वह 250 रुपए बचा सकता है। भाई एक मेज को अगर उसकी बिकती है तो उसको बचते हैं 250 रुपए, और कुर्सी को बेचने के लिए 75 रुपए का लाभ कमा सकता है। और बेटा अगर वो कुर्सी बेच देता है तो 75 रुपए का लाभ वो कमाता है। अब दिक्कत पता है क्या आ गई, अब वो चाहता है कि उसे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उसे कितनी कुर्सी और कितनी मेज खरीदनी चाहिए। तो बेटा देखो कितनी समस्या। अब तुम कहोगे, तुम्हारे में से कुछ विद्वान कहेंगे कि सर मेज पर उसको 250 रुपए बच रहे, जबकि कुर्सी को 75 रुपए बच रहे, तो क्यों ना वो 60 की 60 मेज खरीद ले। ठीक है भाई, मैं मान गया इस चीज को। तो बेटा 60 मेज आएंगी कितने की, 2500 की एक मेज है। अब 60 मेज का मतलब तो लाखों रुपए तो ऊपर जा रहा मामला, लेकिन पैसे कितने हैं, केवल 50,000 रुपए। समस्या नहीं आई। अब तुम्हारे में से कुछ विद्वान कहेंगे चलो सर सारी कुर्सी खरीद ले। चलो भाई कुर्सी खरीद लो, कुर्सी 250 रुपए की, 50,000 रुपए है, तो 1,000 में 4 कुर्सी आ गई, 50,000 में कितनी, 100 कुर्सी, लेकिन जगह कितनी, केवल 60 रखने की। हो गया, तो ये भी नहीं काम चल पाएगा। उसे लागत भी ज्यादा, उसे प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो बेटा ये तो समस्याएं आती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी। काम करने के लिए कितने मजदूर हैं इतने, कंपनी के पास पैसा लगाने के लिए कितना है इतना, समय कितना है इतना, मशीनें कितनी है इतनी। ये मशीन कमाई ज्यादा देती है, लाइट ज्यादा खाती है, तो बड़ी चारों तरफ की बड़ी समस्याएं हैं। तो बेटा इन समस्याओं से निपटने के लिए आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में 2 किस्म की समस्या है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये तो मैं अभी हल करके बताऊंगा आगे तुम्हें कैसे होगा। 2 समस्या ये है कि एक में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर आप समीकरण बनाओगे, फिर हल करोगे। और बेटा दूसरे क्या है, समीकरण बनी बनाई होगी केवल हल करनी। तो मुझे लगता है कि पहले समीकरण बनी बनाई है उन्हें हल करनी सीख लो आप, फिर इन समस्याओं से निपटना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो पहले यदि समीकरण दी हुई है तो उन्हें हल करना आप सीख लो। तो चलो भाई पहले एक्सरसाइज में। तो बेटा ये है 12.1 क्वेश्चन नंबर में 1 तो ज्यादा ही छोटा सा हो गया, 2 कराता हूँ। निम्न अवरोधों के अंतर्गत, अवरोध ये नीचे थी, अवरोध क्या थे, अवरोध कि केवल 50,000 रुपए खर्च करने के लिए जगह केवल 60 जनों की। ठीक है, वो कई सारे अवरोध थे। निम्न अवरोधों के अंतर्गत चट बराबर इतने का न्यूनतमीकरण कीजिए। यानी ये कुछ भी हो सकता है, ये शायद मजदूरों की संख्या भी हो सकती है कि भाई मजदूर कम से कम लगे खेत में और सारा काम हो जाए। तो चलो खैर वो मतलब नहीं, तुम्हें तो केवल फिलहाल समीकरण हल करनी सीखनी।
तो z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। मेन क्वेश्चन तो ये है। अब प्रॉब्लम ये है नीचे x + 2y 3x जो भी है प्रॉब्लम, तो पहले आप प्रॉब्लम को लिखें। तो पहली जो प्रॉब्लम आई दूसरे क्वेश्चन की x + 2y ≤ 8, x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, 3x + 2y ≤ 12, और तीसरी आई x > 0 y तीसरी आई x > 0 y > 0, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 4। तो बेटा हालांकि ऐसे क्वेश्चन तुम कर चुके कक्षा 11 में, लेकिन मैं 11 को छोड़ दो, आप बिल्कुल 12 में फ्रेश के हिसाब से सीखो। तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बेटा आप वादा करो बिल्कुल तुम एक भी छोड़ोगे नहीं दिन, बिल्कुल भी। तो बच्चों अब हमने क्या किया, सबसे पहले आप समीकरण 1 का डायग्राम बनाओ। समीकरण 1 को सबसे पहले समीकरण 1 लिखिए हमने, बराबर का निशान लगाएंगे, लेसर इक्वल छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो x + 2y = 8 लिखी थी हमें समीकरण 1। तो भाई समीकरण को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, सबसे पहले x = 0 रखते हैं, तो y = 4। एक बिंदु आया आपके पास 0, 4। एक बार y = 0 रखा तो x = 8, और ये बिंदु आया 8, 0। इसको आपने a माना, इसको आपने b माना। क्लियर है बात यहाँ तक। जब भाई ये काम आपने कर दिया तो मुझे लग रहा है यार ग्राफ भी साथ साथ बना लो। तो ये ग्राफ बनाते बेटा, अपने ग्राफ सभी को आता है बनाना। तो मुझे लग रहा है पहला जो पॉइंट था आपके पास 0, 4, तो x पे तो चलना नहीं, y पे 4। इस पॉइंट को आपने a लिख दिया, और ये पॉइंट आ गया आपके पास 0, 4। b जो है वो कितना है भाई, 8, 0। 5 के बाद 6, 7, 8, ये हो गया प्लस b, ये हो गया 8, 0। बेटा a से b आप स्केल से करोगे सारा काम, और ग्राफ पे मेरी तो मजबूरी है ऐसे करना। तो ये आपने लाइन खींच दी, और बेटा इस लाइन का आप नाम रखें। लाइन का नाम क्या रखें, क्या है इसका नाम, तो x + 2y = 8, इक्वेशन नंबर 1। बेटा ध्यान दें, जब भी आप लाइन का नाम रखेंगे तो लेसर ग्रेटर नहीं लगाएंगे, केवल इक्वल। जब भी आप बिंदु निकालेंगे तो केवल इक्वल। बेटा ये जो लेसर और ग्रेटर होता है ये केवल शैडो देखने के लिए कि इस लाइन की छाया किधर को जा रही है। जैसे मैं आपको कहूँ x = 1 तो केवल एक पॉइंट आपका आंसर है, लेकिन मैं कह दूँ x > 1 तो 1 से बड़ा, बड़े का मतलब इधर को एरो लगा के छोड़ देंगे। अब ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं। तो बेटा जैसे बिंदु का ग्रेटर एक लाइन चल पड़ती है किसी भी साइड को, या बिंदु का लेसर एक लाइन चल पड़ती है दूसरी साइड को, और ये नहीं पता कहाँ तक अंत है। तो ऐसे बेटा ये रेखा है आपके पास, तो इस रेखा का जो अंत है ग्रेटर लेसर लगाने से, या तो शैडो इधर को चलेगी या शैडो उधर को चलेगी, और ये नहीं पता कहाँ तक जाएगी। ध्यान दें, बिंदु के अगर आपने टॉर्च मारी तो ये समझ लो एक लाइन जैसी खींचेगी, लेकिन लाइन पे इधर से टॉर्च मारी तो एक रेखा जैसी खींचेगी। ठीक होगी बात, शैडो जैसी, सॉरी। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसकी शैडो किधर को है। भाई इसको ध्यान से सीख लेना आप, हालांकि कर रखी है 11वीं में, लेकिन फिर भी शैडो के लिए अब आप ग्रेटर लेसर वाली इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, x + 2y ≤ 8। बेटा शैडो देखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं, ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में कोई भी बिंदु से आप संतुष्ट करा दो इसको। ये बिंदु, इस बिंदु का आप क्या बोलेंगे 0, 1, इससे संतुष्ट करा दो। ये बिंदु क्या है आपका 1, 0, इससे संतुष्ट करा दो। 2, 0 से करा दो। जो बिंदु इस लाइन के ऊपर है उन्हें छोड़ दो। इस लाइन के ऊपर क्या है 0, 4, इधर क्या है 8, 0, और भी होंगे इसके ऊपर, उन्हें छोड़ दो बस, क्योंकि उनसे नहीं पता लगेगा। अगर आपने इस बिंदु से संतुष्ट करा दी और संतुष्ट होगी तो यानी शैडो इधर की तरफ को चलेगी, और जिससे संतुष्ट होती है यानी उधर की, यानी शैडो उसको कवर कर रही है, और असंतुष्ट होगी तो शैडो इसकी दूसरी तरफ को चलेगी। अच्छा है, दूसरी तरफ को चलेगी, या तो लाइन के नीचे की तरफ को, लाइन के ऊपर की तरफ को। तो बेटा आप जिस भी बिंदु से करा दो, तो बेटा देखो संतुष्ट कराने में सबसे आसान पड़ता है 0, 0। तो ये जरूरी नहीं कि आप 0, 0 से ही कराओ, ये कोई रटाई बात नहीं है। 0, 0 से इसलिए कराते, एक तो कैलकुलेशन जल्दी होती है और कोई वजह नहीं है। आप चाहो तो 0, 1 से भी करा सकते हो। चलो तो मैं 0, 0 से कराता ही नहीं, फिर 0, 1 से ही कराऊंगा। तो मैंने लिखा 0, 1 से संतुष्ट कराने पर x की वैल्यू 0 रखी, 0 हो गया, y की 1 रखी, 2 ≤ 8।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू, सत्य। तो सत्य का मतलब शैडो इधर को चलेगी। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, घर में यहाँ आप स्केल रखेंगे, रख दिया, और इधर की तरफ किसी एक कलर से, मोम के कलर अगर घर में पड़े हो पुराने, नहीं है तो पेंसिल से शैडो खींच दो ऐसे आप, ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ स्केल रखें, मेरे पास स्केल नहीं है, चलो मैं किताब रख के दिखाता हूँ आपको। ये गर्गी की किताब ही मैंने ऐसे रखी, और बेटा इधर को ऐसे शैडो ऐसे कलर कर देंगे, कर दोगे भाई। ये तो पेन है, इससे नहीं हो पा रहा, ऐसे कलर कर दोगे आप, ठीक है भाई, ऐसे पेंसिल से। ये कर दिया मैंने कलर। क्लियर होगी बात सबको। तो पहली लाइन का काम हमारा संपूर्ण हुआ। अब आप दूसरी पर चलते हैं। दूसरी लाइन है आपके पास 3x + 2y = 12, समीकरण नंबर 2। 3x + 2y = 12। तो इसमें आपने x = 0 रखा, तो y = 6। तो बेटा 0 6, ये आ गया C। उसके बाद y = 0 रखा, x = आ गया 4, तो ये आ गया 4 0, इसको D। तो 4 0 D का मतलब, तो ये तो 4 0 है, ये तो हो गया आपका D। और बच्चों 0 6, ये 0 6, और ये हो गया आपका C। तो बच्चों C से D को हमने मिलाया, ये ऐसे मिला दिया C से D को। रेखा क्या थी आपकी, 3x + 2y = 12, और समीकरण नंबर 2 ये लिख दिया हमने, 3x प्लस रेखा, ठीक है। ये आगे दूसरी रेखा। अब इसकी छाया देखनी पड़ेगी, तो इसकी छाया के लिए, शैडो के लिए, तो शैडो के लिए तो ग्रेटर लेसर वाली लिखेंगे जैसे पहले लिखी। 3x + 2y लेसर = 12 को 0 0 से संतुष्ट। अब तो 0 0 से करा लो, एक मैंने तुम्हें दिखाई दिया। तो जब 0 0 से कराया, 0 लेसर = 12 यानी ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या हुआ, ये थी बेटा आपकी लाइन। तो 0 0 संतुष्ट हो रही, तो शैडो इधर को चलेगी 0 0 कवर करती हुई। तो बच्चों इसकी शैडो भी इधर को हमने ऐसे चला दी, ये ऐसे, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से कलर से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट तुम्हारे आएंगे। तो इतना काम कर दिया तुमने। और उसके बाद आप चलते हैं तीसरी समीकरण पे। समीकरण 3 से 3 क्या है आपके, x = 0। तो yx का जो इक्वेशन है आपके पास, yx जो होता है x = 0। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको भी संतुष्ट करा के देखें किधर को इसकी शैडो चलेगी। अब संतुष्ट भाई 0 0 से तो करा सकते, इसको तो 1 0 से कराओ, या इधर से कराओ -1 0 से। तो जब आप 1 0 से कराएंगे आपके पास तो ट्रू आएगा। आपने कहीं से संतुष्ट कराया, 1 0 से संतुष्ट कराने पर क्या थे आपकी समीकरण, x > 0, 1 0 से कराई, 1 > 0 ट्रू। तो यानी सीधी सी बात है, इसकी जो शैडो होगी किधर को, इधर को चलेगी, पॉजिटिव तरफ को। वैसे भी x > 0 का मतलब पॉजिटिव, तो इसकी शैडो इधर को ही चलेगी, इधर। ठीक है बेटा, कर दोगे काम इतना। उसके बाद चौथी समीकरण जो आती है आपके पास, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है आपके, y = 0। तो y = 0 किसका समीकरण होता है आपका, x अक्ष का। तो ये आ गया y = 0। तो जब बेटा y = 0 आया, तो y धनात्मक है, तो शैडो आप देख लो, चाहे तो इसके ऊपर कोई आएगी बेटा, तो इसकी शैडो ऊपर को चला दी तुमने, ठीक है। तो आपने 4 कलर यूज करे। तो बेटा जब 4 कलर यूज करे, तो चारों कलर कितने एरिया में आए, इतने में आएंगे। ये यहाँ से लेके ऐसे A O, इट इज O मूल बिंदु, D, और इसको आपने लिख दिया है P, दोनों का जो कटान बिंदु आया, लिख दोगे भाई। तो इसका मतलब क्या आया, जो छायांकित भाग AO DPO क्या कहलाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या लिखोगे आप, यहाँ से यहाँ लिखोगे छायांकित भाग कौन सा भाई, AODPO दी गई समस्या का अभीष्ट हल है। क्लियर है बात। अब बेटा आपके पास A के भी निर्देशांक हैं, कितने हैं A के निर्देशांक 0 4, O के 0 0, D के कितने हैं 4 0, लेकिन P के तो नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ P के निर्देशांक के लिए, तो बेटा P किस किस का प्रतिच्छेद बिंदु है भाई, P तो दोनों रेखाओं का है, पहली रेखा ये थी, दूसरी ये थी। तो हल करने पर किसे किसे हल करेंगे बेटा हम, x + 2y = 8, और दूसरी कितनी थी भाई 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12 को हल करने पर
बेटा जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हल करने पर, घटा दो ना, माइनस माइनस माइनस, 2y से 2y कैंसिल, x से 3x गया माइनस 2x, 8 से 12 गया माइनस 4 और x बराबर 2। x बराबर 2 जब यहाँ रखा तो 2 इधर गया 6, 2 3 6 और y बराबर आ गया 3। तो बेटा p के जो कोऑर्डिनेट आए आपके पास वो आगे 2 3। क्लियर। अब क्या करोगे आप, अब आप एक काम करोगे, एक टेबल बनाओगे भाई। एक तरफ क्या लिखोगे, ऐसी जो आपका अभिष्ट हल आया ना उसके कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे भाई हिंदी में, कॉर्नर पॉइंट। और एक तरफ जेड की वैल्यू, जेड बराबर कितना था रे आपका, दूसरा था ना क्वेश्चन, -3x + 4 भाई, -3x + 4। कॉर्नर पॉइंट लिखो भाई। ए कितना था, 0 4, फिर था 0 0, तीसरा क्या था भाई, डी कितना है आपके पास, डी है 4 0, और पी कितना है आपका 2 3। तो बेटा इन सब से आप जेड निकालो, जेड 0 4, तो भाई एक्स की वैल्यू 0 रख दी, 4 रखी वाई की, तो जेड बराबर 16, 0 0 रखी 0, जेड बराबर 4 0, 4 का मतलब वाई तो 0 ही हो गया, 4 3 12 -12। अब यहाँ रखो 2 रखा तो 2 3 6 यानी -6, और 4 रखा 4 3 12 प्लस के 12 6। तो बेटा सबसे कम कौन से पे आया आपका, -12 नहीं आया जेड का मान सबसे कम ये, और किस पे आया 4 0 ये, जिसका मतलब आपका आंसर क्या है, जेड बराबर -12 है, और किस पॉइंट पे आया 4 0 पे। तो अगर तुम यहाँ जो पीछे मैंने एक बात पढ़ी थी कुर्सियों की संख्या, मेज की संख्या, अगर आप उससे पढ़ते 4 0, तो 4 कुर्सियों की संख्या अगर आप x मानते, मेजों की y, तो यानी आप 4 कुर्सी लाओगे तो बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, और मेज बिल्कुल नहीं लाओगे। मतलब वो तो एक उदाहरण दिया मैंने आपको। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे, और फिर भी समझे नहीं तो कोई बात नहीं, कल को फिर बताया जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब आप 2-3 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको करने हैं वो आप नोट कर लें भाई। और आज का जो गृह कार्य है वो ये है बेटा, देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन। ये रीजन ऐसा है चारों तरफ से गिर गया, देखो ये तो था आपका आंसर, ये चारों तरफ से गिर गया, खुला हुआ नहीं। तो इस रीजन को आप क्या बोलते हो, बाउंडेड रीजन। तो कल अनबाउंडेड रीजन में पढ़ाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि बाउंडेड रीजन के आप लोग बच्चों उदाहरण तीसरा आप करोगे, बाउंडेड रीजन का है। उदाहरण दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, बेटा 3 तो उदाहरण ही हो गया आपके पास। उदाहरण 1 2 3 पे आप प्रयास करोगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और एक्सरसाइज का होगी भाई, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आप प्रयास करोगे तो ये है, आप सबसे पहले तो दूसरा तो मैंने करा ही दिया, पहले पे प्रयास करोगे, तीसरा नहीं करना बेटा, ये नहीं, हाँ तीसरा तो करना है, पहला तीसरा, फिर आप करोगे 5वां, पहला तीसरा 5वां, ठीक है भाई। हाँ हो सके तो 7वां प्रयास करोगे, ठीक है बेटा, 7वां 8वां हो सके, अगर 1 3 5 7 8 जो भी इनमें से तुम प्रयास कर सको। ग्राफ कॉपी ले लो, अच्छे से उदाहरण करो, अच्छे से वीडियो देखो। और बेटा नया टॉपिक मैंने इसलिए शुरू करा ताकि थोड़ा सा माइंड में तुम्हारे फ्रेशनेस आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 3D पढ़ के थोड़ा सा तुम बोर से होंगे। कोई बात नहीं, उसको टेस्ट जब होगा एक बार रिवाइज सही करा देंगे, क्योंकि कोर्स तो हमारा उम्मीद है कि हम पूरा कर ही देंगे जल्दी ही। तो बेटा आप लोग इस काम को करें, आप अच्छे से करें इस काम को। बेस्ट ऑफ लक।